एमपी के सीएम मोहन यादव का आखिर अखिलेश के दोस्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेहद ही खास वकील की जरूरत क्यों पड़ गई। स्टैलिन के बेहद ही खास वकील को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राज्य सरकार की ओर से अपने लिए गए फैसले को चुनौती देने वालों से भिड़ने के लिए क्यों चुना। क्या मोहन यादव अपनी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे मोदी शाह के खिलाफ जाकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रास्ते पर चल पड़े। क्या आने वाले वक्त में मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की भूमिका में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से लिया गया एक फैसला उन्हें मोदी की बीजेपी की सोच से एक अलग ही लाइन पर ला खड़ा कर रहा है। मोहन यादव इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रास्ते पर है, या कहिए उसी रास्ते को अपना रहे हैं जो राहुल और अखिलेश की राजनीति का इस वक्त अहम आधार है, और इसलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों, मोहन यादव के इस बयान को सुनिए। सरकार द्वारा आज ये एक सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए, या वो वकील वेट करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए, लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बच्चे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वह भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। तो दोस्तों, सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। उसे अब भक्तों की ओर से हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सरकार के इस हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मोहन यादव ने जिस वकील के जरिए हलफनामे को रखा है वो है पी विक्सन डीएमके से राज्यसभा सांसद हैं। दिल्ली में तमिलनाडु की डीएमके सरकार की आवाज़ है। जब भी केंद्र की ओर से उन्हें दबाने का प्रयास होता है, उसके सामने बिल्सन दीवार बन जाते हैं। बिल्सन की वजह से कई बार केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अब मोहन यादव की ओर से ओबीसी समुदाय के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। डीएमके के राज्यसभा सदस्य पी विल्सन को प्रति सुनवाई 5.5 लाख रुपए देकर मध्य प्रदेश सरकार लाई है। वो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। इसलिए पिछड़ों को हमेशा दबाकर रखने वाली ब्राह्मणवादी सोच बौखलाई हुई है। ओम नमो नारायण। कल रात आपने देखा एक रावण हमने जलाया मध्य प्रदेश में। जिस रावण ने राम को नीचा दिखाने का प्रयास न्यायालय में किया, जब राम सेतु को कांग्रेस ने न्यायालय में काल्पनिक कहा, तब भी पूरे देश का हिंदू उद्वेलित था। तब भाजपा भी हमारे साथ थी। अगर 1980 के एफिडेविट में या जिस कमीशन ने
उस रिपोर्ट को सबमिट किया और जिसमें सम्मुखबद्ध जो भी कहानियां महाभारत और रामायण की गढ़ी गई उसको न्यायालय में एज ए रेफरेंस प्रस्तुत किया गया भाजपा सरकार द्वारा। और अभी जब हम लोगों के बयान आने लगे, सोशल मीडिया पे पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, तब जाकर के मोहन सरकार कह रही है कि नहीं ये तो कांग्रेस ने किया था। भाई कांग्रेस ने किया तो आपने उसको रेफरेंस में प्रयोग क्यों किया? न्यायालय में आपने 25 सितंबर को क्यों लगाया? आप सुनिए, देश को मूर्ख बनाना बंद करिए, भाजपा चेत जाए, नहीं तो राम का जो द्रोह है भाजपा को पतन पे ले जाएगा। मोहन यादव भीम आर्मी और दलित आंदोलनकारियों के हाथों में खेल रहे हैं, दिलीप मंडल जैसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, बामन मेश्राम जैसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्णद्रोही है, मोहन यादव किसी का सगा नहीं है। अगर पिछड़ों का भी सगा होता तो इतनी सारी मुस्लिमों को पिछड़ों का हक दे रहे हैं। भाई जो मुसलमान 1400-1200 वर्षों तक भारत पर शासक रहा वह पिछड़ा कैसे हो गया? तो यह जो कुत्सित राजनीति चल रही है वोट बैंक की, इसको बंद करना चाहिए और मुसलमानों का तुष्टीकरण पिछड़ों की आड़ में करना मोहन सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। पिछड़ों तुम भी जग जाओ, दलितों तुम भी जग जाओ, सबके हक पे डाका डालने का काम ये सरकारें कर रही हैं, आपस में लड़ा करके अपना वोट बैंक साध रही हैं। हम आर्थिक आधार पे आरक्षण के पक्षधर हैं। हम दलितों में उन दलितों को जो अगड़े दलित हैं उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? जो दलित वास्तव में जिनके लिए आरक्षण बना उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, हम उन दलितों के आज भी फेवर में हैं। भाजपा सरकार, भाजपा के लोग मोहन यादव को तत्काल बर्खास्त करें और नए मुख्यमंत्री की घोषणा करें। ओम नमो नारायण। जय जय भारत माता, जय श्री राम। अब कहने वाले तो कह रहे हैं यादव चाहे किसी भी क्षेत्र का हो वो पिछड़ों और दलितों के हक की लड़ाई लड़ते ही मिलेगा। यादव के खून में ही सामाजिक न्याय करना है। वो कह रहे हैं ये बात लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अब मोहन यादव ने साबित कर दिया। ये तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्टैंड है। अब चलिए समझते हैं एमपी के सीएम मोहन यादव के खिलाफ ऊंची जाति के लोगों ने मोर्चा क्यों खोल दिया है, पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में एमपी के मोहन यादव सरकार ने 27% ओबीसी कोटे का बचाव किया था। सरकार ने कहा था कि राज्य में इसकी आबादी 50% से ज़्यादा है, इसलिए 27% कोटा दिया जा सकता है। अपने हलफनामे में एमपी सरकार ने 1983 की महाजन आयोग की रिपोर्ट भी लगाई है। इस रिपोर्ट के कुछ कथित हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अंधभक्तों का गिरोह इसे सरकार की हिंदू विरोधी सोच बता रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश में अभी कुल 60% आरक्षण है। इसमें एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए है। मार्च 2019 में जब एमपी में कांग्रेस की सरकार थी तब अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया गया था। मार्च 2020 में हाईकोर्ट ने इस आधार पर रोक लगा दी थी कि इससे 50% आरक्षण की सीमा टूटती है। इसके बाद 2022 में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया और साफ किया कि 14% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फरवरी 2025 में एमपी सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 27% आरक्षण को चुनौती भी दी गई। 23 सितंबर को एमपी सरकार ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया जिसमें 27% आरक्षण का बचाव किया गया। मोहन यादव सरकार ने अपने हलफनामे में कहा 2011 की जनगणना के मुताबिक एमपी में एससी की 15.6%, एसटी की 21.1% और ओबीसी की 51% आबादी है। मध्य प्रदेश की 2022 की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि राज्य में ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा है।
इस तरह से राज्य में SC, ST और OBC की 87% से ज़्यादा आबादी है, फिर भी OBC को 14% आरक्षण ही मिल रहा है, जो सही नहीं है। इसलिए 27% आरक्षण दिया जाना संवैधानिक रूप से सुधारात्मक कदम है। वहीं 50% की लिमिट टूटने का तर्क देते हुए सरकार ने कहा, 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि असाधारण परिस्थितियों में 50% की लिमिट टूट सकती है। मध्य प्रदेश का मामला भी पूरी तरह से इन असाधारण परिस्थितियों में आता है। सरकार ने दलील दी है कि MP में OBC वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर है। OBC आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग आधी आबादी होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में OBC का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। उन जातिगत भेदभाव के साथ साथ कई बहिष्कारों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए इनके लिए सही कदम उठाने की जरूरत है। हलफनामे में राज्य सरकार ने कई और भी रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। सरकार ने 1983 की महाजन आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में OBC को 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि 1994 के कानून के तहत OBC को सिर्फ 14% कोटा दिया गया है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1996 से 2001 के बीच कई रिपोर्ट्स में कोटा 27% से 35% के बीच बढ़ाने की सिफारिश की थी। सरकार ने यह भी दलील दी कि आरक्षण का मामला अदालतों में होने के कारण भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। लगभग 4700 से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वो बढ़े हुए आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे। अब सवाल यह है कि इसमें भक्तों को हिंदू विरोधी का मामला कैसे लग रहा है। MP सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसके कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल हिस्सों में कथित तौर पर भगवान राम ने ऋषि शंभू का जो वध किया था उस पर सवाल उठाए गए हैं। ये भी आरोप लगाया गया है कि एकलव्य को उसकी भील पहचान के कारण धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया गया था। तर्क दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था ने सदियों से 80% बहुजनों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। कई सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि हलफनामे में हिंदू धर्म ग्रंथों का गलत हवाला दिया गया है। हालांकि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को झूठ बताया। MP बीजेपी ने X पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए दावा किया, सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है उसका जिक्र सरकार के हलफनामे में नहीं है। सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियां और दावे पूरी तरह से झूठे और भ्रामक है और दुष्प्रचार की भावना से किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास एवं सामाजिक सद्भाव के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। शासन स्पष्ट करता है कि वायरल की जा रही सामग्री शासन के हलफनामे में उल्लेखित नहीं है और न ही राज्य शासन की किसी स्वीकृति या आधिकारिक नीति या निर्णय का हिस्सा है। बहरहाल MP में OBC को 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस चंदूकर की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।